जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज का हमारा जो क्लास है वो आप लोग के सामने लिखा हुआ है, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कौन सा, तो साइंस का। और साइंस में भी स्पेशली हम लेके आए आपका फिजिक्स का, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का हम अलग अलग सेक्शन वाइज बांट करके आपका वीडियो बना देंगे, ताकि आपको आप एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। स्टार्ट होती क्लास की, और क्लास पे स्टार्ट करने से पहले आप सबके सब जो बच्चे नए हैं इस क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, है ना। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उसके लिए सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं इस क्लास को शेयर कर दें, ताकि और बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। चलिए इस आज का देरी ना करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आए आपका। ये फिजिक्स का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब आपके फिजिक्स के ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका फिजिक्स, यानी कि आप हिंदी में बोल सकते हो कि भौतिकी से होगा। किससे होगा? भौतिकी से आपका होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा इसी क्लास पे देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देना शुरू कर दिया होगा। ठीक, आंसर क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध क्या होता है? ये प्रतिरोध क्या है कि सर, कि जो करंट जो जाती है हमारी, करंट फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होता है, जो करंट हमारा फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने का विरोध करना। करंट का विरोध जो करती है, करंट का क्या करता है? विरोध करता है। जो टेंडेंसी होती है या प्रॉपर्टी होता है किसी भी वायर का, किसी भी मेटल का, तो वो प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है ना, इस तरह का दिखाता है। आप लोगों ने सिंबल देखा होगा, ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया, है ना। ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। और इसके साथ साथ प्रतिरोध का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। अब देख लो ओम कहाँ पर है आपका, यहाँ पे ओम कहाँ दिख रहा है कि सर ओम, तो आपका सिंपल सी बात है सर, ये दिख रहा है। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर। साथ ही साथ बाकी सबको देख लेते हैं। वोल्ट, वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट सर हमारा किसका होता है? विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का होता है। देखो सर हर क्वेश्चन का आपके बाकी ऑप्शन को भी देखना है ना। कैंडेला, कैंडेला का तो पता है आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। हिंदी में कहें तो ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता। ठीक, अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी में क्या कहलाता है इसका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक वर्ड है का हेनरी। हेनरी किसका होता है? ये आपका इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का, है ना। इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, है ना। इंडक्टेंस आपका जो होती है इंडक्टेंस, इसका क्या होता है? आपका हेनरी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का हेनरी होगा। तो सबके साथ सारे ऑप्शन हो गए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है। ये आपका एक मैथमेटिकल टर्म है कि सर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। करेगा इसमें से कौन सा है? इसमें से चाहे 10 डिग्री हो, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री या -40 डिग्री, इसमें से कौन सा डिग्री सेल्सियस है जो अब फ़ारेनहाइट के 5 गुना के बराबर होगा? कितना गुना का होगा? 5 गुना के बराबर होगा। देखो एक फॉर्मूला क्या आपका, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर ही एक हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर, है ना, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट -32 बटे कितना होता है आपका? 180 होगा। -32 बटे 180, ये 32 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट है इसको मान लेते हैं कि सर ये जो डिग्री सेल्सियस अगर कितना होगा, लेट कर लेते हैं कि सर डिग्री सेल्सियस अगर कितना हो जाए हमारा, x हो जाए, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा सर? 5 गुना होना चाहिए, तो 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x। तो x के डिग्री सेल्सियस के क्या बैठाओगे? x बटे 100 बराबर इधर कितना होगा कि 5x - 32 बटे 100, है ना। 5x - 32 बटे 100 हो जाएगा आपका। 5x - 32, इसको क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। -32 बटे 180। ठीक है, ये वाली पार्ट होगी। अब देखो इसी पार्ट को हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सॉल्व करने के, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ क्या है, हमने क्या लिखा था अभी सर कि डिग्री सेल्सियस क्या देगा? x बटे 100, x बटे 100 बराबर 5x - 32 बटे 180। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये मल्टीप्लाई होगा 180 से, 180x हो जाएगा। इधर मान लो 5x को गुना करेंगे 5x 100 से, तो कितना होगा? 500x हो जाएगा आपका। इधर हो गया आपका -32 को 100 से गुना करें, कितना हो जाएगा? 3200 आपका हो जाएगा, 3200। ठीक, अब देखो x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, है ना। तो x वाले को एक तरफ बिना, ये -32 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? +3200, 3200 बराबर इधर पहले से 500x है, इधर का 180 उधर चल जाएगा, इधर तरह आएगा क्या होगा? -180x, -180x। अब देखो बराबर यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ जाएगा कि 3200 बराबर 500 में से 180 घट गया, तो कितना आ जाएगा आपका? 320x, 320x। अब आगे थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं आपको कि 3200 बराबर 320x, 0 0 कट गया,
32 को 320 करें 10 बार में कट जाएगा ना, तो कितना आ गया 10x, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस। x बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। अगर x बराबर 10 हो जाएगा तो उसका फ़ारेनहाइट 5 गुना हो जाएगा। आंसर नंबर क्या आ गया ए नंबर। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टर्म था तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आसान सा क्वेश्चन क्या है कि सर किलोवाट आवर, के से किलो हो गया, डब्ल्यू से वाट हो गया, एच से आवर हो गया, किलोवाट आवर किसकी इकाई है? इसमें से त्वरण का है, या फिर आपका वेग का है, या फिर आपका दूसरा क्या करा है शक्ति का है, या फिर आपका ऊर्जा का है ना। किलोवाट आवर देखो, त्वरण का कितना होता है? त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इकाई पूछ रहा है ना, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये मीटर पर सेकेंड है। शक्ति का तो बता दिए थे वाट होता है, क्या होता है? वाट होता है हमारा, है ना। फिर ऊर्जा का क्या होगा? तो ऊर्जा का जूल भी लिखाता है, जूल भी, और साथ ही साथ किलोवाट पर आवर भी होता है, किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर। आंसर नंबर क्या हो गया आपका? आंसर नंबर यहाँ पे डी नंबर आंसर बन के आ जाएगा। आंसर नंबर क्या हो गया कि सर डी नंबर आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो बच्चे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो वीडियो होंगे वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और भी जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपको आसानी से मिल जाएगा, और कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा आपके एग्जाम तक, है ना। ताप के मापन की इकाई क्या है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, इसका बात कर रहा है, टेम्परेचर का पूछ रहा है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, टेम्परेचर को मापते हैं किससे? थर्मामीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? थर्मामीटर से, है ना, थर्मामीटर से मापा जाता है। ये डिग्री सेल्सियस है, कैलोरी है, तापक्रम है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा कि ताप के मापने की इकाई कौन सा है? यहाँ देखो ऐसा यूनिट नहीं पूछ रहा है। अगर टेम्परेचर को मापने का ऐसा यूनिट पूछेगा तो लिखना है आपको केल्विन, क्या लिखोगे? केल्विन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कौन सा इकाई में मापा जाता है, तो केल्विन के अलावा और भी है, जैसे डिग्री सेल्सियस है आपका, एक फ़ारेनहाइट है, एक क्या आपका फ़ारेनहाइट भी है, फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट भी आपका, फ़ारेनहाइट भी है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोले यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और ये डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? ये 0 डिग्री से शुरू होता है ना, 0 डिग्री से शुरू होगा और लास्ट लेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। कहाँ जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ना। और इसी में आपको बता दूं कि जब यहाँ पे लिखा हुआ, देखो मैं आपको बता दूं कि डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का टेम्परेचर पूछेगा, मानव शरीर का टेम्परेचर, मानव, है ना, शरीर का टेम्परेचर, है ना, मानव शरीर का टेम्परेचर अगर पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 36.99 होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वहीं अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में आपको मैंने क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया है क्या कि 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट, इसमें डिग्री नहीं होता, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन क्या हो गया इसका? ऐसा यूनिट हो गया। केल्विन क्या हो गया इसका? ऐसा यूनिट, तो बता ही दिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि देखो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक से एक चुनिंदा सब है, जहाँ सारे क्वेश्चन क्या सब के सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन। इसलिए हर क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को, पूरा क्लास को आप ध्यान से देखें और हर क्वेश्चन का आंसर करें अपने से, है ना। जो गलत होगा तो गलत लगाइएगा, सही होगा तो सही ठीक लगाना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से सदिश कौन सा है? सदिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, क्या कहेंगे? वेक्टर, वेक्टर राशि, है ना, इंग्लिश में कहें तो वेक्टर क्वांटिटी, राशि को अंग्रेजी में क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी क्या कहलाता है सर? क्वांटिटी को कहते हैं, वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी, क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है सर? एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, यानी कि हर वह वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका राशि कहलाता है। माप सकते हैं, है ना, माप सकते, उसे क्या कहलाएंगे? राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे कहीं पे फोर्स रहेगा तो फोर्स कहेगा कि फोर्स लगाओ, लगाओ बल जी, तो बल लगाएगा कि बोला सर 4 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो पूछेगा ना सर किधर लगाएं, ईस्ट की तरफ लगाएं कि नॉर्थ की तरफ लगाएं, तो लिखा रहेगा ना, तो 4 न्यूटन फोर्स लगा उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो किधर बल लगाना है उसको दिशा भी चाहिए, ये दिशा भी चाहिए ना, तो ऐसे जिसको दिशा की जरूरत होगी वह कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और वहीं जिसको दिशा की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वह मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वह कहलाएगा क्या? स्केलर। क्या कहलाएगा आपका? स्केलर। इसको बोलते हैं क्या? अदिश। क्या कहते हैं इसको? अदिश राशि। यानी कि जैसे कभी आप सुने आप ऐसा कभी कि सर 5 kg चावल दीजिए उत्तर दिशा में, है ना, 5 kg चावल, 5 kg
राइस दीजिए, है ना, उत्तर दिशा में। बोले सर ये क्या है, उत्तर दिशा क्यों लिख दिया, 5 kg चावल तो हो गया, है ना। या फिर 12 बज रहा है उत्तर दिशा में, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे वस्तुओं को क्या, वैसे पॉइंट को क्या कहेंगे, अदिश राशि। इसमें देखो क्या है, सदिश कौन सा है पूछ रहा है। क्या लंबाई सदिश राशि होगा, बिल्कुल नहीं होगा। द्रव्यमान ये सदिश राशि है क्या, मास केजी मापते हैं, 5 kg चावल दिए उत्तर दिशा में, हो सकता है ना। समय सर 4 बज रहा है उत्तर दिशा में, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, वेग, वेलोसिटी जो हमारा है यह क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा कि सर ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो फोर्स लगा सकते हो, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, विस्थापन, है ना, विस्थापन जो है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो दिशा इसके साथ साथ मैग्नेटिक के साथ दिशा भी हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके किलोमीटर के बराबर होता है। देखो यहाँ पे जो 10 11 लिखा है ना, ये लिखा है 10 पे पावर 11, है ना, ये लिखा है 10 पे पावर 13, ये लिखा है 10 पे पावर 12, ये लिखा है 10 पे पावर 14, है ना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। 9.46 इंटू 10 पे पावर 11, 9.46 इंटू 10 पे पावर 13। देखो इधर 9.6 9.46 तो सेम है। अब बताओ सर इधर 11 होगा कि 12 होगा कि 13 होगा कि 14 होगा, इसमें से कौन सा होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। तब तक मैं बता दूँ कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। दूरी को मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में क्या होता है, दूरी को मापा जाता है। तो सर कौन सा दूरी, है ना, कि जब 2 प्लेनेट के बीच का दूरी निकालना हो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी, प्रकाश के द्वारा, है ना, तय किया गया दूरी, तय किया गया क्या हो गया दूरी, क्या कहलाता हुआ, प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता हुआ प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश वर्ष मात्रा किसको मापते हैं, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। और यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा कि सर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, है ना, 12 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आपका 12, 10 पे पावर 12। इसको मैं क्लियर साफ लिख देता हूँ अलग में कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर जो होती है ये आपका एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वहीं अगर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है, मतलब सदिश मात्रक है ना, यूनिट पूछ रहा है, सदिश यूनिट इसमें से कौन सा है, सदिश मात्रा यानी कि इसमें से किसका है जो सदिश राशि कौन सी है। क्या वो बल है ना, बल, इसको क्या कहते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है एसआई यूनिट, न्यूटन होता है। दबाव जिसको बोलते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, इसका आपका अगर एसआई यूनिट पूछे तो क्या होता है, पास्कल। देखो हर क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि सिर्फ ऑप्शन आपको रटना नहीं है, बाद बाकी जितने भी और भी पॉइंट हैं सब चीज़ आपको पढ़ लेना है। ऊर्जा तो मैंने बता दिया एनर्जी है वो, है ना, ठीक है, एनर्जी है। और उस एनर्जी का एसआई क्या होता है आपका, वो हमारा जूल होता है। एनर्जी क्या होता है, जूल। कार्य का भी जूल होता है, कार्य का भी क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से सदिश कौन सा है, तो सदिश अभी बताए थे ना फॉर्मूला में, एग्जांपल में कि सर फोर्स हो जाएगा हमारा, फोर्स जो है यह आपका सदिश राशि का एसआई क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे देखो, हर क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट होगा तो बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि सर अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, किसकी बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एसआई यूनिट पूछ रहा है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट, इस बात को याद रखिएगा, एसआई यूनिट पूछेगा, है ना, एसआई यूनिट। अगर इसका पूछेगा कि नॉर्मल यूनिट कौन सा है ना, कौन सा यूनिट पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि इसका नॉर्मल यूनिट यानी कि पारंपरिक जो पुराने तरीके से जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे वह कौन सा है, तो नॉर्मल यूनिट में कहलाएगा इसका कौन सा, तो क्यूरी, है ना, ये हो जाएगा आपका पारंपरिक यूनिट। क्या हो जाएगा आपका ये, इसको बोलेंगे पारंपरिक, है ना, पारंपरिक इकाई या यूनिट कहो, पारंपरिक यूनिट। वहीं क्या पूछ रहा है हमको, एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट को लिखेंगे कौन सा, तो बिक्वेरल, है ना, बिक्वेरल जो है आपका ये आपका एसआई यूनिट है, ये क्या आपका एसआई यूनिट है। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। वेबर किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है क्या, वेबर होता है। यहाँ देखो हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर ए नंबर आपका हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है, दाब का इकाई क्या है, अभी जस्ट पढ़ाई भी तो आपको थे, है ना, दाब का यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है सर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बटे एरिया। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका और भी क्लास हो तो वो छूटे नहीं और सारा क्लास फुल कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो क्या लिखा है कि सर फोर्स अपॉन एरिया, है ना, प्रेशर, तो प्रेशर का फोर्स का क्या होता है सर, न्यूटन,
फोर्स का SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। और नीचे क्या, एरिया, एरिया क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ये पढ़ सकते हैं ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखो लिखा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर नंबर आपका ए नंबर हो गया। फिर लिखा है क्या, एक न्यूटन मीटर, सर ये भी बता दो, बिल्कुल बता देते हैं। न्यूटन पर मीटर को बोलते हैं टॉर्क, क्या कहेंगे, टॉर्क हो गया, है ना। बल, इसको बल आघूर्ण भी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद फिर न्यूटन तो पता ही है, फोर्स, न्यूटन तो पता है फोर्स। बस सर ये भी बता दो, न्यूटन प्रति मीटर अगर होगा तो क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति मीटर को, तो न्यूटन प्रति मीटर को कहा जाता है हमारा क्या, हमारा सरफेस टेंशन, है ना, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। और हिंदी में कहें तो पृष्ठ या तनाव का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। ठीक, यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा, ये किसका है, ए नंबर का, है ना। यहाँ न्यूटन पर मीटर है, खाली न्यूटन बटे मीटर, स्क्वायर नहीं लगा तो सरफेस टेंशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का सिर्फ आंसर याद करके चले जाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, विद्युत शक्ति का यूनिट क्या है, किसका, विद्युत शक्ति का, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है। अभी तो पढ़ाए थे सर, हमारे पास अगर पावर हो ना तो हम किसी की भी क्या लगा देंगे सर, वाट लगा देंगे, है ना। क्लियर है, इफ़ आई है पावर देन हम सबका क्या लगा दें, वाट। तो देखो जी वाट किधर है, ले सर ये रहा वाट हमारा। आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। एम्पियर किसका होता है, धारा का, यानी कि करेंट का, धारा। कूलम्ब किसका होगा, आवेश का, कूलम्ब किसका होगा, आवेश का। वोल्ट किसका होगा, अरे सर विभवांतर का, है ना, विभवांतर का। एकदम बिल्कुल सब के सब बच्चे एकदम पूरा एक्सपर्ट हो गए साइंस में, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसी के साथ 11 क्वेश्चन नंबर, आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, क्या हो गया ये हमारा, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्रिक्वेंसी, क्या कि आवृत्ति में किसको मापा जाता है ना। ठीक, आवृत्ति को मापा जाता है किस में, ठीक है, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में, फटाफट बताइए किस में मापा जाएगा, है ना, कि हमारा आवृत्ति जो है वह किस में मापा जाता है। जैसे वाट में तो बताया अभी पावर, वाट में क्या बताया, पावर को। रेडियन में क्या मापते हैं, एंगल, रेडियन में क्या मापा जाता है, एंगल, है ना। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड तो बता दिया हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्या होता है, वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का यानी कि वेग का। बचा कौन सा, तो एक तो बटा सर हर्ट्ज, क्या बचा, हर्ट्ज, है ना, क्या बच गया आपका, हर्ट्ज। आंसर नंबर ए, कितना, ये हमारा फ्रिक्वेंसी मापने का क्या हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का ये हमारा हो गया आपका ऐसा यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, जो इस सेशन को शेयर नहीं किए हो शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा कि वीडियो आपको, ये क्लास आपको कैसी लग रही है ना। क्लास को शेयर और लाइक दोनों कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है ना, क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। कार्य की ऐसा यूनिट क्या है, कार्य का, तो कई बार अभी हमने लगभग 2 बार पढ़ा दिया होगा कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, जूल होता है। क्या होता है, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य के साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है ना, ऊर्जा का भी क्या होगा, जूल ही होगा, कार्य का भी जूल होगा, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लो क्या हमारा है, तो जूल हो गया, है ना, यहाँ जूल लिखा है आंसर नंबर सी पे। आंसर नंबर क्या हो गया, सी नंबर हो गया आपका, सी नंबर जूल, सी नंबर क्या हो गया, जूल हो जाएगा। क्या इस समझ में आई बात, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। फटाफट कमेंट में बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आपको आया या फिर कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, बात समझ में आई, क्लियर है। कार्य देखो, कार्य का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको एक ठो। कार्य बराबर क्या, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर कि सर जो बल होगा ना, बल को अगर गुना कर दे किससे, तो विस्थापन से, है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बल गुना विस्थापन, फोर्स में फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एस, तब डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस, है ना, कभी कभी दिखेगा एफ एस कॉस थीटा लिखा हुआ। ठीक है, तो एफ एस हमारा हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, ये हमारा हो गया। ठीक, इसी जूल का अगर पूछेगा CGS यूनिट, ये भी जान लो आप, अगर जूल का पूछेगा CGS यूनिट तो वहाँ क्या लगाना है आपका, CGS यूनिट में क्या लगाओगे, है ना, CGS यूनिट में क्या लगाओगे, तो आपका सिंपल लगाओगे सर ये होता है अर्ग, क्या होगा, अर्ग होगा, या फिर इसे कहेंगे डाइन सेंटीमीटर, है ना, डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग कहलाता है। ठीक, आगे आता है अगले क्वेश्चन पे, बाद बाकी तो सब पता ही है, सब पढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पे, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है ना, जड़त्व का मापन कौन करता है, जड़त्व का मापन कौन करता है यह बताना, जड़त्व का मापन कौन करता है। आपको एक पॉइंट पता होगा कि जो वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जो जितना भारी होगा उसको हिलाने में उतना ताकत लगेगा ना,
है ना। कोई अगर 500 केजी का आदमी होगा, 500 केजी कोई वस्तु है, उसको हिलाना इतना आसान नहीं होगा, है ना। उसको हिलाने की ज़्यादा ताकत चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है ना। इनर्शिया जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक। वहीं जिसका 50 केजी का अगर वजन होगा तो 50 केजी का इनर्शिया कम होगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? द्रव्यमान पे ना। जिसकी जितना वजन ज़्यादा होगा उसका वजन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? उसका हमारा जड़त्व बनेगा, इनर्शिया बनेगा। इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया था? ये इनर्शिया दिया किसके द्वारा गया था कि सर गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, है ना। इसी जड़त्व के नियम को भी क्या कहते हैं? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ किसका? मोशन का। इसको किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। आगे आता है अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक भार लिखा हुआ है। भार का फॉर्मूला बता देता है आपको। भार का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है? mg, है ना। mg, m क्या मास हो गया, g क्या हो गया, जिसको बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना, स्क्वायर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 कि सर ये ल्यूमेन क्या होता है ना। ल्यूमेन इकाई है किसका? ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन यूनिट है किसका? यूनिट है, बस ये पूछा जा रहा है कि ल्यूमेन किसका यूनिट है ना। कि दीप्ति का है? नहीं। ज्योति तीव्रता का तो सर कैंडेला होता है, CD, ठीक है। प्रदीप्त घनत्व का तो सर ये भी नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? ज्योति फ्लक्स। किसकी बात करेगा? ज्योति फ्लक्स की बात कर रहा है। ज्योति फ्लक्स किसकी बात करेगा? ज्योति फ्लक्स। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? D नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? देखो अभी क्वेश्चन बताए भी थे कि प्रकाश वर्ष में क्या मापते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष में हम लोग क्या मापते हैं? तो बताए तो थे सर, प्रकाश वर्ष मापा जाता है किसको? दूरी को मापते हैं ना, ठीक है। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं कि दो प्लेनेट के बीच का दूरी, प्लेनेट 1 प्लेनेट 2, दो प्लेनेट के बीच का दूरी को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो प्रकाश वर्ष यूज़ करते हैं, है ना, प्रकाश वर्ष, ठीक। तो दूरी को मापने का आंसर तो सिंपल आपके सामने क्या आ गया? दूरी मापने का आंसर क्या हो गया? दूरी मापने का आंसर नंबर B। समय का तो यूज नहीं करते। प्रकाश, देखो प्रकाश को नापने के लिए प्रकाश का जो यूज़ करते हैं, कभी कभी ये वाला भी देखो VVI है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लक्स। प्रकाश का एसेंट क्या होता है? लक्स, जिसको एलक्स से दिखाते हैं, LX, है ना। ये वाली पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता यानी कि ज्योति तीव्रता, ये तो पता है कैंडेला, CD, है ना। समय का तो सेकंड होता है, ये तो आपको पहले से पता है, समय का सेकंड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो अगर यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फटाफट कमेंट जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। 16, वह टेम्परेचर जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं, वह कौन सा है? वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हमारा क्या है कि हमारा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के आपस में बराबर हो। दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। तो इसका फॉर्मूला देख लो आप। फॉर्मूला आपको पता होगा कि सर C बटे, अभी लिखा था ना 100 बराबर क्या होता है? F माइनस 32 बटे 180। देखो ये कटेगा, ये इसको कटा देंगे तो 20 पंचे 100, है ना, 20 पंचे 100 कट गया ये हमारा, और ये 20 नामा 180 कट गया। तो क्या हो गया? फॉर्मूला बैग आपने पढ़ा होगा, C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9, ये भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये निकलता कैसे? ऐसे निकलती है ना। आप कंफ्यूज हो तो फिर 100 180 लिख करके बना सकते हो। अब देखो इसको सॉल्व कर ले इस फार्मूला के आधार पर कि सर C बटे कितना, तो 5, तो C को मान लेते हैं सर x, क्योंकि x निकालना है कितना टेम्परेचर हमारा होगा, x दिया हुआ ही नहीं है ना, बराबर x फ़ारेनहाइट भी नहीं कि कितना बराबर होगा, बस कह दिया कि इतना बराबर होना चाहिए। कितने डिग्री पर बराबर होगा ये नहीं मालूम। इसको सॉल्व करो फिर, 9 गुना x, 9x बराबर 5 गुना x, 5x माइनस 32 गुना 5, 32 पंचे 3 पंचे 10, 5 दूना 10 का 0, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 15 1 16, 160, 160 हो गया आपका। इधर 9x में से 5x घट जाएगा, बच गया कितना? 4x बराबर कितना आ गया? माइनस 160, ठीक। 4 चौके 16 यानी कि 40, x बराबर कितना आ गया आपका? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 40। अब देख लो फटाफट कहाँ लिखा आंसर, ये आपका आंसर आ गया। इसमें दिक्कत ही क्या बात है सर? सिंपल सी हो गई, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। अगर दिक्कत हो तो कमेंट फिर से देख लीजिएगा इसको सोल्यूशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 17 पे कि गति का अध्ययन क्या कहलाता है? कि जिस पे वैसा सब्जेक्ट जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में। वह क्या कहलाता है? काइनेटिक्स कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाती है, नॉटिक्स कहलाता है ना। देखो नॉटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग समुद्री विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समुद्री विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, किसमें? आपका नॉटिक्स में। मैकेनिक्स में पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फोर्स के बारे में। और आपका काइनेटिक्स में पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
किसके बारे में पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के दर के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन के दर के बारे में। तो बचा कौन सा एक्ट हो? काइनेमेटिक्स बच गया। काइनेमेटिक्स ये क्या हो गया आपका? पूरा का पूरा मोशन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? मोशन के बारे में बताएगा कि काइनेमेटिक्स जो आपका जो होता है, ये काइनेमेटिक्स किसी वस्तु के गतियों के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 18 नंबर, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत यानी कि किसी साइंटिस्ट ने दिया था। देखो न्यूटन ने तो क्या दिया? न्यूटन ने तो अपना 3 नियम दिया, है ना, किसको लेकर के 3 नियम दिया था? गति का, है ना, गति का 3 नियम दिया था। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था E=mc², E=mc², जो ये काफ़ी फेमस है इसके लिए। ठीक है, एक हमारा जो बच गया ये प्लांक, है ना, ये हमारा क्या? मैक्स प्लांक, इसका नाम क्या है? मैक्स प्लांक। इन्होंने ही एक हमारा क्वांटम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या दिया था? सुझाव दिया था। किसका? क्वांटम सिद्धांत का। कब दिया था? तो 1900 ईस्वी में। कब दिया था? 1900 ईस्वी में। आप ये भी आप याद रखो, क्या रखा है? 1900 ईस्वी में इसको दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि सर डायनेमो में क्या परिवर्तन होता है, मतलब डायनेमो का फंक्शन बताओ। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो क्या होता है? किसी जनरेटर में लगी होती है, किसी भी जनरेटर में लगा होता है। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर घूमता है, जनरेटर के घूमने से ही, यानी जनरेटर घूमेगा तो क्या जनरेटर में क्या डायनेमो घूमेगा, है ना, तो डायनेमो घूमता है, डायनेमो टरबाइन घूमने से डायनेमो से क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। तो क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बोलता है। तो पहले टरबाइन घूमेगा, पहले क्या होगा? टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन के घूमने से ही क्या होती है? तो हमारा एनर्जी निकलता है। जो जैसे घूम रहा है तो क्या होगा? मैकेनिकल काम कर रहा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में घूमता है, फिर बदलता है किसमें? हुआ मैकेनिकल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को, कौन एनर्जी को? आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन? तो हमारा यह कौन करता है? डायनेमो काम करती है। किसमें करती है यह काम? कौन करता है? डायनेमो। आपका यह काम कौन करेगा? डायनेमो। आंसर नंबर क्या हो गया? डी। कि सर पंखा पहले घुमाएंगे फिर उससे करंट निकालेंगे, तो पंखा जो घूम रहा है तो मैकेनिकल वर्क हो गया और उससे एनर्जी निकला, इससे कन्वर्ट होता है किसमें? वह मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये काम किसका हो गया? आपका डायनेमो का हो गया, डायनेमो का ये काम आपका हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? क्या एनीमोमीटर का यूज करते हैं? क्या धारा मापी का यूज करते हैं? या फिर आपका एमीटर का यूज करते हैं? या फिर आपका वोल्ट मीटर का यूज करते हैं? इसमें से बता आंसर क्या होगा? सिंपल सी सर, विभवांतर मापने के लिए क्या यूज करते हैं? आपका वोल्ट मीटर यूज करते हैं। आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर आपका हो गया, है ना। विभवांतर जिसका एस यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। एस यूनिट क्या होता है? वोल्ट। मापा किससे आता है? आपका वोल्ट मीटर से। एमीटर तो पता है करंट मापने के लिए करते हैं। एमीटर क्या है? आपका करंट मापने के लिए, है ना। एनीमोमीटर ये क्या होता है सर? एनीमोमीटर होता है हवा की क्या करना? गति और दिशा को मापने के लिए करते हैं एनीमोमीटर का। सर धारा मापी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर ये भी क्या आपका करंट मापने में होता है ना, करंट चेक करने में भी कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 वो क्या कर रहा है? देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर खुद से करना। गलत होगा तो फिर हम तो यहाँ पे बैठे हुए ही ना, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है, बट आंसर आप सब अपने से करो फटाफट, है ना। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है, यानी कि मोटर का जो काम है वह मोटर क्या काम करता है? मोटर हमारा क्या काम करता है? सर मोटर को पहले क्या देंगे? मोटर को पहले देंगे क्या? बिजली। पहले देंगे इसको करंट देंगे ना, बिजली देंगे तो बिजली देने के बाद ये क्या होगा? ये घूमना शुरू होगा, है ना। क्या होगा? घूमेगा। कि जैसे पंखे का मोटर या फिर हमारा पंखे का जो मोटर है, पंखे का मोटर को पहले क्या देंगे? करंट देंगे, बिजली देंगे, स्विच दिए, जैसे फिर ये क्या होगा? घूमना शुरू हुआ। ये क्या होगा? घूमना शुरू होगा। तो पहले करंट लिया फिर वो घूमना शुरू हुआ, तो घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी, और करंट लिया तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। देखो क्या है आपका? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, नहीं मोटर का काम प्रकाश नहीं है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। बिल्कुल सही बात यह है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में होगा, है ना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बात करेगा। ठीक, बात समझ में आई, है ना। ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करते हैं, ये तो अलग हो गया हमारा। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, है ना। ये सब तो बिल्कुल, ये तो डायनेमो का कहानी पढ़ लिए थे हम लोग, ये बल्ब का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या करा है। देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, है ना। जो फिजिक्स के आपके किसके लिए है? ये फिजिक्स का, साइंस का फिजिक्स का पार्ट जो आपका होगा बहुत ही बेहतरीन सा है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी जो क्लासेस आपको वो आसानी से मिल जाएगा, आप तक पहुँच जाएगी। विद्युत इस्त्री मतलब इसको बोलते हैं आयरन, है ना।
बोल सकते हो आयरन, है ना, जो आयरन का अपहरण करने के लिए करते हैं, उपयोग क्या करते हैं, तांबे का तार या फिर टंगस्टन का तार या फिर नाइक्रोम का तार या फिर लोहे का तार। विद्युत इस्त्री यानी कि देखो कि जहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखाना होगा, आयरन जो है हमारा वो हीटिंग इफेक्ट में है कि करंट से हीट निकलती है। हीटिंग इफेक्ट जब दिखाना होगा इसका करंट का जब हीटिंग इफेक्ट दिखाना होगा तो वहाँ पे हमेशा, है ना, वह नाइक्रोम का यूज करता है। कौन सा यूज करता है, नाइक्रोम का तार, आपका नाइक्रोम वायर का यूज करेगा। टंगस्टन, ये तो बल्ब का फिलामेंट होता है, क्या होता है, बल्ब में, है ना, क्या होगा, बल्ब फिलामेंट, बल्ब का क्या होगा, फिलामेंट होगा, है ना, जो बल्ब के अंदर जो लगी होती है ना तार वार, दो एक दो को तार जो ऐसे ऐसे घूम के लगा रहता है, उसी को बोलते हैं फिलामेंट, हमारा वो बना होता है। लोहे का तार, तांबे का तार तो नॉर्मल तार होता है, लोहे का तार तो उतना कोई काम का ही नहीं, उसे बनाता ही नहीं तार वार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 23 ये आसान सा क्वेश्चन फिर बता रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या करते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा नॉर्मली जो शहरी क्षेत्र में या फिर जहाँ पे हमारा जो सरकारी लाइन जो आता है उसके बीच में जो ट्रांसफार्मर ऐसे दो पोल लगा होगा, पोल के बीच में ऐसे दो को लगा दिया मशीन, जो मशीन हमें चलते रहता है, ये क्या आता है, हमारा ट्रांसफार्मर है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर, है ना, क्लियर है। इस ट्रांसफार्मर का कराए काम क्या है, क्या ट्रांसफार्मर का काम क्या है, क्या प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग है ना, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। प्रत्यावर्ती धारा बोलते इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ये एयर कंडीशन नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट। करंट हमारा दो तरह का होता है, ये बता था आपको। करंट कितने प्रकार का, दो, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, है ना। ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा, एसी ने क्या गया प्रत्यावर्ती, दिष्ट मतलब क्या हो गया डीसी, क्लियर है। अब इसी को देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इससे हमारा ट्रांसफार्मर से क्या पाया था, क्या किसके लिए यूज करते हैं इसको, किसके लिए, तो ट्रांसफार्मर जो उपयोग करती है वह करता है प्रत्यावर्ती धारा का, किसा करती है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करती है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 तो क्या करा है, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है, इसको बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है आपका, ह्यूमिडिटी क्या है कि वाटर प्रेजेंट इन एयर, है ना, पानी का हवा में होना, है ना, हवा में होना। अब जितना भी होगा उतना उसका ह्यूमिडिटी कहलाएगा। अगर कम होगा तो कम होगा ह्यूमिडिटी है, अगर ज़्यादा पानी होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जैसे बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठंडे के टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा, यानी उस टाइम पे आपका क्या होगा, हवाएं ठंड चलेगी, हवा तो चल रही है साथ ही उसमें पानी ज़्यादा है तो हवा ठंड होगी। इसमें मतलब किससे मापा जाता है, वह किससे मापा जाता है, बस यह बताना है। क्या वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर, इसमें से किससे मापा जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। किससे आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से आपका आंसर हो जाएगा। पासन भाई किससे हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या करा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना, हर क्वेश्चन का आप आंसर करो स्पीड में। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है। विद्युत धारा अभी तो बताए थे आपको कि वो क्या होता है, हमारा एमीटर। विद्युत धारा को मापने का जो आपके पास मशीन है वह कौन सी मशीन है, तो विद्युत धारा मापने का पास एक सिंपल सी मशीन आपके पास क्या है सर, तो आपका क्या है, विद्युत धारा मापना है ना, तो विद्युत धारा क्या हो गया, एमीटर, एमीटर यानी कि बी नंबर, जो किससे मापता है, एम्पियर में, है ना, किसमें मापता है, एम्पियर में। तो धारा का एसिड क्या हो गया, एम्पियर हो गया आपका, क्या हो गया, एम्पियर हो गया आपका। ठीक है, एम्पियर आपका धारा का ऐसा यूनिट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये वोल्ट मीटर तो विभवांतर, है ना, वाट मीटर नहीं होता, पोटेंशियोमीटर भी कुछ नहीं होता। ठीक है भाषण भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है किसमें, भूकंप कितना आ रहा है, भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, कि भूकंप अगर कहीं पे आ रहा हो तो भूकंप मापने का यंत्र इसमें से कौन सा होगा, बस यह बताना है, फटाफट कमेंट में चलिए बताइए क्या है, भूकंप मापने का, तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है। तो इसमें से आपको जो आंसर देना, क्या रिएक्टर स्केल है, वेव मीटर है, रडार है या टेलीमीटर है, इसमें से किसका उपयोग करते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, तो आपने पहले पढ़ा होगा क्या, रिएक्टर स्केल में किसको मापते हैं हम लोग, तो भूकंप को मापते हैं। भूकंप मापने के लिए क्या यूज करते हैं, रिएक्टर स्केल आपका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 को तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 पे सर, दूध की शुद्धता, है ना, कि दूध प्योर है कि नहीं है, उस प्योरिटी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब के सब एक दूसरे में क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम से पहले सबको जरूर देख ले सबको, है ना, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या टेकोमीटर होगा या फिर आपका पेरीमीटर होगा,
टेक्नोमीटर होगा या फिर लेक्टोमीटर है हमारा, इसमें से कौन सा है? देखो पहला क्या हमारा टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर मान सकते हैं हम एक स्पीड मापने के लिए होता है। किसका मापने के लिए? स्पीड मापने के लिए इसका यूज करते हैं कि कोई वस्तु कितना स्पीड से ऐसे घूम रहा है ना, घूमने का गति मापने के लिए, स्पीड मापने के लिए टेकोमीटर यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। पैरामीटर तो परिमाप हो गया, आयत का परिमाप निकालने के लिए। लेक्टोमीटर हो गया, एक टेक्नोमीटर हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है आपको? दूध की शुद्धता मापने के लिए, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज करते हैं आपका लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। किस करते हैं? लेक्टोमीटर का। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेक्टोमीटर आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है। लैक्टोबैसिलस की वजह से ही एक वर्ड होता है लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है आपका दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है। और वहीं एक होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी में क्रिएट होगा और उससे क्या होगा? दर्द होना शुरू होता है। जिस बॉडी में जहाँ पर ये ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है ना, जिसको आप बताते हैं अवायवीय श्वसन। आप बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अवायवीय श्वसन से जो होती है वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 28, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल होता है ना। जो आपका फायर एक्सटिंगाइजर है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, या सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, या पोटास एलम का, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का? इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सर जो आग बुझाने में काम होता है ना वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला अगर पूछ दे तो फार्मूला क्या लिखोगे? NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3 ये आप सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक कि ये कहानी समझ में आई। पोटास एलम इसको बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकरी, है ना। फिटकरी जो पानी साफ करने में होता है, इसका पानी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो आग बुझाने में काम हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट ये पटाखा बनाने यूज़ करता है ना, पटाखा बनाने में इसका यूज़ करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। और ये आपका आ गया, ये इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज़ करता है, इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ तक क्लियर होगी क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया। इस सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम एक और इसको बोल सकते हैं बेकिंग सोडा। एक ये भी लिख लो आप, है ना, बेकिंग सोडा के रूप में, बेकिंग सोडा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, फायदोमीटर। क्या लिखा है? फायदोमीटर आपका, फायदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? क्या वो भूकंप मापने के लिए होता है? भूकंप मापने के लिए तो रिएक्टर स्केल हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद वर्षा मापने के लिए होता है क्या? क्या समुद्र की गहराई मापने के लिए, या ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए? इसमें से किसको मापने के लिए किया जाता है ना। ये भूकंप मापने का जो होता है इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, है ना। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। हमारा सिस्मोग्राफ जो इसमें रिएक्टर में मापता है। किसमें मापता है? वो रिएक्टर में मापता है ना। रिएक्टर में मापेगा, सिस्मोग्राफ कहलाएगा। उसके साथ साथ ये हमारा यहाँ जो आंसर पूछ रहा है वह किसकी बात कर रहा है? फायदोमीटर। तो फायदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापता है। क्या मापता है? समुद्र की गहराई। आंसर नंबर क्या हो गया? सी नंबर हो गया आपका, है ना। क्या हो गया? सी नंबर। समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में। पेस मेकर। पेस मेकर क्या है? पेस मेकर किससे संबंधित है? अपने बहुत ऐसे ये मेडिकल टर्म है। ये क्या है कि मेडिकल टर्म लिखा हुआ है, मेडिकल टर्म है हमारा, है ना। मेडिकल टर्म आपने बहुत जगह देखा होगा कि अगर किसी का हार्ट बीट काम नहीं करता ना, हार्ट काम नहीं करता है ना, तो हार्ट अगर काम नहीं करता है तो हार्ट को बीट कराने के लिए, यानी सही से हृदय पंप करता रहे, उसके लिए उसके शरीर में क्या होता है? हार्ट में पेस मेकर लगाया जाता है। क्या लगाता है? पेस मेकर लगाते हैं। तो ये क्या करता है? हार्ट को ठीक ठाक रखने के लिए, है ना। हार्ट क्या आ गया? हृदय आपका। तो हृदय सही से काम करता रहे। बहुत सारा कोई बूढ़ा इंसान हो गया या किसी तरह का इसका हार्ट का काम करना बंद कर दिया, पंप सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या? पेस मेकर लगाया जाता है। ठीक है ना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किस लिए सत्य है? आर्किमिडीज का सिद्धांत किसके लिए सत्य है? केवल ठोस के लिए? सर ठोस के लिए तो आर्किमिडीज सिद्धांत काम ही नहीं करता। यह किसके कहलाता है? तरल पदार्थ के लिए। किसके कहलाता है? तरल पदार्थ के लिए। तरल पदार्थ के लिए। देखो यहाँ पर देखो क्या है, तरल पदार्थ के लिए जो हमारा आता है तो केवल द्रव और केवल गैस लगा देंगे, ठीक, तो उससे नहीं होगा, है ना। ठीक है, हमारा जो केवल द्रव और केवल गैस भी चाहे तो यहाँ पे तरल पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तरल पदार्थ कोई भी हो, चाहे वो हमारा लिक्विड होगा या फिर कभी गैसियस पार्ट होगी, तो गैसियस पार्ट हो जाए, या फिर आपका यहाँ पे वह द्रव वाली पार्ट यानी कि पानी वाला पार्ट। पानी तो है ही, पानी में तो काम करता ही है, पानी में यह तो यह काम करता ही है। साथ ही साथ जितने भी तरल पदार्थ हैं तो लिख सकते हो आप केवल तरल पदार्थ, केवल तरल पदार्थ चाहे, क्योंकि अगर तरल लिखा हुआ नहीं होता तब हम लगा देते किसी द्रव में,
है ना। यहाँ तरल लिख लिया है तो द्रव ही तो तरल पार्ट है ना, द्रव ही तो हमारा तरल पार्ट है। द्रव क्या है हमारा, तरल पदार्थ है। सभी तरल पदार्थ, जितने तरल पदार्थ हैं सभी तरल पदार्थ में यह काम करती है आर्किमिडीज सिद्धांत, है ना। सभी तरल पदार्थ में क्या होता है, चाहे वो हमारा वाटर हो या फिर गैसियस पार्ट हो, इस सब में के लिए इसके लागू होता है। आंसर नंबर क्या हो गया आपका, डी नंबर हो गया, है ना। द्रव, इसको देखिए द्रव कब करते हैं, जब तरल पदार्थ लिखा हुआ नहीं होता, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, द्रव पानी में तो है ही, पानी ही तो तरल है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि अगर अचानक से बस रुक जाए तो इस स्थिति में बस में सवार जो यात्री होंगे वह आगे की ओर झुक जाता है। कि बस जैसे रुका, बस वो आदमी क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। तो ऐसा न्यूटन के किस नियम के अनुसार चलते हो ऐसा होता है। सिंपल सी बात है कि सर ऐसा जो होगा यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का पहला नियम के अनुसार, है ना। इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व नियम, है ना। जड़त्व नियम भी कहा जाता है कि जब तक किसी वस्तु पे एक्सटर्नल या फोर्स ना लगाया जाए तब तक वस्तु अपने या तो मोशन में रहेगी या तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। तो कोई वस्तु जैसे यहाँ पे आगे चल रही है, मोशन में है, अचानक से ब्रेक मार दिया तो वो सोच रहा था कि हम भी मोशन में रहे, लेकिन ब्रेक लग गया तो ये आगे झुकना पड़ गया इसको, है ना। ये क्योंकि ये तो उसी मोशन में चल रहा था, उसको अपोज करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ के अनुसार। कहाँ लिखा है आंसर आपका, ये फर्स्ट लॉ, गति के प्रथम नियम के अनुसार, है ना। गति के प्रथम नियम के अनुसार आपका आंसर यहाँ पे आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 तो क्या कर रहा है, 33 पे कि सर न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है। अभी तो पढ़ा है तुरंत, न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या बोलते हैं, जड़त्व का सिद्धांत। क्या कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। आंसर नंबर क्या हो गया आपका, बी नंबर हो गया। ठीक, भाषण भाई। आगे आता है अगला क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है, जेट इंजन का कार्य संचालन के सिद्धांत क्या बताओ। कि जेट इंजन, जो फाइटर जेट होती है, उस फाइटर जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत संरक्षण क्या है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है। रेखीय संवेग पर, कोणीय संवेग पर, ऊर्जा पर या द्रव्यमान ऊर्जा पर, है ना। यह किस पर काम करता है, तो यह जो काम करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं इसको, एक वर्ड आता है आपका लीनियर मोमेंटम, है ना। सर अंग्रेजी में बता रहे हो आप, हिंदी में लिखा हुआ है आपका, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड जहाँ पे है इसका मतलब है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हिंदी में कहें तो रेखीय संवेग। हिंदी में क्या कहेंगे, रेखीय संवेग। आंसर नंबर क्या हो गया, ये ए नंबर हो गया आपका, रेखीय संवेग आपका हो जाएगा। इसी का आधार पर आपका कौन करता है, जेट इंजन फंक्शन करती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, आज का ये आखिरी क्वेश्चन आपका। ये 35 क्वेश्चन का हमने एक सेट बनाया था, है ना। अगला फिट बनाएंगे 35 से 40 क्वेश्चन का सेट बना देंगे उसमें भी। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, कोई वस्तु 9.8 मीटर के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यानी कह रहा है कि एक वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंके जिसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है ना, वेलोसिटी कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जा रहा है। तो वह कितने समय में वापस ज़मीन पर लौट जाएगा, कितने समय में वापस ज़मीन पे वह लौट जाएगा। तो देखो एक फार्मूला आपका पढ़ा होगा, V = U + AT, है ना। तो यहाँ ये ऊपर नीचे की बात कर रहा है ना, तो यहाँ A के क्या हो जाएगा GT, है ना। तो V = U + GT। अब जैसे U + GT या क्या हो गया हमारा, कह रहा है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड वेग से लंबवत की ओर फेंक जाती है। यानी कि आपका V कितना है, कुछ दिया हुआ है ही नहीं कि फाइनल V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो V बराबर क्या है, 0। U कितना है सर, तो U तो दिया है 9.8, तो U + GT हमारा हो जाएगा। हमको सिर्फ अगर निकालना हो क्या, कि कितने समय में T निकालना है, कितने समय में वापस लौट जाएगा। तो T निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, कि सर अभी हमने बताया क्या लिखा, कि 0 = U + GT। ठीक है, हमको निकालना है सिर्फ टाइम सर। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप, टाइम निकालने के लिए ये टाइम क्या हो जाएगा, है ना, ये ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, है ना, -GT। यस, -GT, प्लस लिख दिए थे हम, -GT। अब देखो U बराबर क्या हो जाएगा, GT, सिंबल इधर GT को उठा के इधर लेकर जाए तो फिर निकालना है T बराबर क्या हो जाएगा, U/G। कितना हो जाएगा, U/G। U कितना दिया हुआ है, U कितना है 9.8, ये क्या दिया हुआ है U कितना है सर, T निकालना, U बराबर 9.8। G का वैल्यू कितना होता है सर, G बराबर तो ऑलरेडी 9.8 होता है, तो वो बैठा देंगे आपका 9.8 कट गया, कितना हो गया, 1 सेकंड आपका हो गया। कितना हो गया, 1 सेकंड में वो क्या होगा, वस्तु ऊपर से नीचे आ जाएगा, है ना। आंसर नंबर क्या हो गया आपका, ए नंबर हो गया। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, है ना। सिंपल से आप ये भी जान सकते थे, यहाँ से निकाल लिए T बराबर U/G।
और यू दिया हुआ आपका 9.8, जी का वैल्यू 9 होता है, बैठा दिए, आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। इसी के साथ हमारा आज का ये 35 क्वेश्चन का जो सीरीज था, जो आपका सब्जेक्ट किसका था, फिजिक्स का, है ना, साइंस के फिजिक्स पॉइंट जो फिजिक्स जो थी, इस सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। और कैसा लगा ये सीरीज़ आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो कोई लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ना सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।